हेलो गाइस, तो इस वीडियो का टारगेट भी 200 लाइक्स का है। आप जैसे ही टारगेट कंप्लीट करेंगे मैं एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लगभग 20 दिनों तक पिल रिफाइनिंग की प्रैक्टिस करने के बाद जियान अपने कमरे से बाहर आ गया था और अगले दिन वो सभी लोग पिल सिटी के लिए रवाना होने वाले थे। पिल सिटी पहुंचने के लिए उन्हें वार्म होल का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन ये क्लैन के पास जो वार्म होल था वो डायरेक्टली पिल सिटी से कनेक्टेड नहीं था, इसलिए बीच में उन्हें एक दूसरी सिटी में रुकना पड़ता। अब आगे जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर, टियान हाओ, जिनलिन और एल्डर येजोंग ये क्लैन के वार्म होल के सामने खड़े हुए थे। येजोंग अपने स्पेस स्टोरिंग से एक स्पेस बोट निकालते हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा आलीशान लग रही थी। येजोंग वक्त बर्बाद न करते हुए जाकर उस स्पेस बोट पर बैठ जाते हैं। इधर उनके स्पेस बोट पर चढ़ती ही जियान, टियान हाओ, लिटिल फेरी डॉक्टर, जिनलिन ये सभी भी स्पेस बोट पर चढ़ जाते हैं और उनका सफ़र शुरू हो जाता है। स्पेस बोट में अभी के लिए पांचों मौजूद थे और उनके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। हालांकि उनकी स्पेस बोट चमक रही थी, मगर वो भी आसपास के अंधेरे को खत्म नहीं कर पा रही थी। अभी के लिए येजोंग स्पेस बोट को कंट्रोल कर रहे थे और वो काफ़ी अच्छी तरह से इसे कंट्रोल कर पा रहे थे। येजोंग जियान की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, जियान तुम अभी के लिए अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो, स्पेस बोट को मैं और जिनलिन संभाल लेंगे। उनकी बात सुनकर जियान भी इसके लिए मना नहीं करता है, क्योंकि उसे सच में ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत थी। जियान वक्त बर्बाद न करते हुए स्पेस बोट में मौजूद एक कमरे में चला जाता है और अपने इस बढ़े हुए लेवल का पता लगाने लगता है। जियान अपनी आत्मा को तलाश रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था कि उसकी आत्मा में क्या बदलाव आए हैं, मगर काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। उसे बस इतना पता चलता है कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ गई है, मगर उसे आत्मा में क्या बदलाव आए हैं इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिलती है। जियान इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, पर वो इस पर कुछ कर भी नहीं सकता था। ऐसे ही लगातार 3 दिन तक ट्रैवल करने के बाद आखिरकार स्पेस बोट वार्म होल से बाहर आ जाती है। अभी के लिए वो एक सिटी में पहुंच गए थे। इस सिटी में पिल सिटी तक जाने का एक वार्म होल था। उस वार्म होल का इस्तेमाल कर पिल सिटी पहुंचने में इन सभी को लगभग एक और दिन लगता, लेकिन अपना सफ़र शुरू करने से पहले वो लोग इस सिटी में घूमने लगते हैं और अपने लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेने लगते हैं। इस दौरान जियान ऑब्जर्व करता है कि इस सिटी में बहुत सारे हाई लेवल के एल्केमिस्ट हैं, यहाँ तक कि उसे ग्रेड 6 के एल्केमिस्ट भी इधर उधर घूमते दिख जा रहे थे और कभी कभार तो उसे ग्रेड 7 का एल्केमिस्ट भी दिख जा रहा था। इससे जियान समझ पा रहा था कि पिल गैदरिंग का पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट में कितना ज़्यादा क्रेज़ है। अब उसे समझ आ रहा था कि पिल गैदरिंग के सामने और कोई कंपटीशन पानी कम चाय के बराबर है। इस बात से जियान थोड़ा हैरान तो था, मगर वो इन चीज़ों पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए थोड़ी देर तक सिटी में घूमने के बाद अंत में वो लोग अपने सफ़र को दोबारा से शुरू करने का निर्णय लेते हैं। सभी लोग उस सिटी के वार्म होल के सामने पहुंच जाते हैं। अभी के लिए वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। ये लोग बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और स्पेस बोट निकालकर सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। उन्हें पिल सिटी पहुंचने में अभी एक और दिन लगने वाला था और इस दिन के दौरान ये लोग अपने आप को और बेहतर बनाने में लगे हुए थे। जियान के मन में अभी के लिए बस एक ही ख्याल चल रहा था, मुझे किसी भी तरह 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करना है, मतलब करना है। उसने इसका निर्णय ले लिया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए पिल गैदरिंग के टॉप 10 में आकर रहेगा, ताकि उसे 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने का मौका मिले। उनका सफ़र जारी रहता है और लगभग एक दिन तक इसी तरह सफ़र करने के बाद अंत में वो लोग पिल सिटी में पहुंच जाते हैं। वो लोग वार्म होल से बाहर आ चुके थे और अभी के लिए सभी की नज़रें वाइट होल पर टिकी हुई थी। वाइट होल के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पाइटल एनर्जी देखी जा सकती थी। वार्म होल में ट्रैवल कर रहे लोग लगातार वाइट होल से बाहर आते जा रहे थे, जिससे पिल सिटी की भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। पिल सिटी की इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर जियान चौंक गया था, मगर तभी येजोंग उसे बताते हैं, जियान ये तो कुछ भी नहीं है। जब पिल गैदरिंग शुरू होती है तब पिल सिटी में तो पैर रखने की जगह तक नहीं बचती है, यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है। जियान के मन में एक सवाल आता है और वो पूछता है, क्या पिल सिटी में ये एक ही वाइट होल है जो उसे बाहरी शहरों से कनेक्ट करता है? इस पर येजोंग उसे बताते हैं, नहीं,
पिल सिटी जैसे बड़े शहर के लिए ये एक होल काफ़ी नहीं है, इसीलिए पिल सिटी में लगभग ऐसे 7 और वार्म होल हैं जो उसे दूसरे शहरों से कनेक्ट करते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है जियान, जो अभी तुम देख रहे हो ये तो पिल सिटी का आउटर एरिया है। जब तुम इनर एरिया में जाओगे तब तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जियान आउटर एरिया को गौर से देखने लगता है। उसे समझ आ रहा था कि लोग पिल सिटी की इतनी ज़्यादा बातें क्यों करते हैं। आखिर ये शहर बातें करने लायक था ही, तो लोग इसकी बातें क्यों ना करते। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे तभी अचानक से व्हाइट होल से एक घोड़ा गाड़ी बाहर आती है जो काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। उस घोड़ा गाड़ी पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था जो देखने में एक पिल जैसा लग रहा था मगर पिल से थोड़ा अलग था। सभी की नज़रें उस घोड़ा गाड़ी पर टिक जाती हैं। इतनी शानदार घोड़ा गाड़ी आज तक किसी ने नहीं देखी थी। जियान घोड़ा गाड़ी के सामने बंधे 2 घोड़ों को देखता है और उन्हें पहचान जाता है। ये दोनों नॉर्मल घोड़े नहीं थे, ये दोनों हेवनली हॉर्स बीस्ट थे जो वार्म होल के अंदर तक ट्रैवल कर सकते थे और इनकी स्पीड स्पेस बोट से भी ज़्यादा होती थी। इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े क्लैन अक्सर ऐसे घोड़े पाला करते थे। अभी जियान उस घोड़ा गाड़ी को देख ही रहा था तभी उसकी नज़रें येजोंग के चेहरे पर पड़ती हैं जो काफ़ी ज़्यादा शॉक में चले गए थे। जियान उनसे पूछता है, येजोंग क्या आप इस घोड़ा गाड़ी को पहचानते हैं? तो येजोंग उसे कहते हैं, नहीं मैं घोड़ा गाड़ी को तो नहीं पहचानता हूँ मगर उस पर बने उस सिंबल को ज़रूर पहचानता हूँ। ये सिंबल डैन क्लैन का है। डैन क्लैन? जियान चौंक कर कहता है। जियान ने इस क्लैन के बारे में सुना हुआ था। अक्सर ऐसा कहा जाता था कि ये क्लैन काऊ क्लैन से भी ज़्यादा पावरफुल है। काऊ क्लैन बहुत ही ज़्यादा फेमस था मगर डैन क्लैन छिप कर रहता था। इसके बावजूद लोग उसे काऊ क्लैन से ज़्यादा पावरफुल मानते थे। ऐसे में उसकी पावर अच्छी तरह से समझी जा सकती थी। जियान येजोंग से पूछता है, क्या डैन क्लैन की यंगर जनरेशन भी काऊ क्लैन जैसी पावरफुल है? क्या इन लोगों के पास भी काऊ क्लैन की उस विच काउविंग जैसा कोई एल्केमिस्ट है? इस पर येजोंग उसे बताते हैं, इसके बारे में मुझे कोई कंफर्म जानकारी तो नहीं है पर जहाँ तक मुझे लगता है इनके पास भी बहुत सारे काबिल एल्केमिस्ट होंगे। और जियान इनके बारे में एक और ख़ास बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। आज से कुछ सालों पहले पिल टावर के जो टॉप 3 लीडर थे उनमें तीनों के तीनों इस डैन क्लैन से बिलोंग करते थे। ऐसे में तुम इनकी पावर समझ सकते हो, इसलिए हमें इनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। पर मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम इन्हें भी हरा दोगे। ये कहकर येजोंग जियान को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगते हैं। जियान भी उन्हें निराश नहीं करने वाला था। येजोंग थोड़ी देर तक सोचते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, लगता है बाकी के क्लैन के लोग भी यहाँ पर आ गए होंगे। चलो अभी के लिए हमें रेस्ट करने जाना चाहिए क्योंकि कल हम तुम्हारे लिए बैच हासिल करने जाएंगे। जियान चौंक कर कहता है, कैसा बैच? तो येजोंग उसे कहते हैं, एल्केमिस्ट का बैच। तुम्हारे पास शायद एल्केमिस्ट का बैच नहीं होगा। इस पर जियान कहता है, हाँ मेरे पास एक एल्केमिस्ट का बैच है जो ग्रेड 2 के एल्केमिस्ट का है। तो इस पर येजोंग उसे समझाते हैं, हाँ लेकिन वो नॉर्मल बैच होगा, हमें वो बैच नहीं चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है कि नॉर्मल बैच और पिल टावर द्वारा मिलने वाला बैच सेम होता है पर ऐसी बात नहीं है। पिल टावर अपने एल्केमिस्टों को एक अलग तरह का बैच देता है जो काफ़ी ज़्यादा खास होता है। जिसके पास भी ये बैच रहता है उसे पिल टावर की सुरक्षा मिलती है और ऐसा कहा जा सकता है कि अगर उस पर कोई मुसीबत आती है तो पिल टावर उसकी मदद करने ज़रूर आएगा। एक तरह से कहा जाए तो वो बैच मिलने पर वो इंसान, वो एल्केमिस्ट पिल टावर से जुड़ जाता है। ऐसे में कोई भी क्लैन, कोई भी सेक्ट उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता है। येजोंग की बात सुनकर जियान हाँ में सिर हिला देता है। आज से कुछ सालों पहले उसने टेस्ट दिया था और उस टेस्ट को पार करने के बाद ही उसे ये ग्रेड 2 का बैच मिला था। तब से जियान ने आज तक कोई टेस्ट नहीं दिया था। उसका लेवल तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था मगर उसने आज तक दोबारा से एल्केमिस्ट का कोई भी टेस्ट नहीं दिया था। इसलिए अब वो भी देखना चाहता था कि पिछले इतने सालों में उसमें कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। इसलिए अभी जियान भी ये टेस्ट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक लग रहा था। थोड़ी देर तक वहीं रुकने के बाद येजोंग उन लोगों से कहते हैं, अब हमें आराम करने जाना चाहिए। ये कहकर वो एक दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं और जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर, टियानहाओ, जिनलिन उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ पलों तक आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक विला के बाहर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा हुआ था ये क्लैन। उस विला की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी।
लेकिन खस्ता भी नहीं थी। वो विला ऐसा देखने में लग रहा था जैसे पिछले कई सालों से उसकी देखभाल ना की गई हो, मगर वो विला रहने लायक था। येजोंग उसे बताते हैं, जियन, ये विला हमारे ये क्लैन का है। जब ये क्लैन पिल टावर के टॉप 5 क्लैन में से था तब हम लोग यहाँ पर अक्सर आया करते थे, पर जब से हमारी हालत ख़राब हुई है तब से हमारा यहाँ पर आना जाना बहुत कम हो गया है। अब हम बहुत ही कम पिल सिटी में आते हैं, इस कारण हमारी इस विला की हालत खस्ता हो गई है। इस पर जियन कुछ नहीं कहता है। उसका भी किसी आलीशान जगह पर रुकने का कोई प्लान नहीं था। उसे तो बस थोड़ी शांति चाहिए थी और वो उसे यहाँ पर मिल रही थी, इसलिए उसे इस जगह पर रुकने में कोई आपत्ति नहीं थी। सभी लोग विला में चले जाते हैं और अपने लिए एक एक कमरा ढूंढ लेते हैं। जियन अपने कमरे में बैठा हुआ था और अपने लेवल के बारे में ही सोच रहा था। वो अपनी सोल के बारे में सोच कर परेशान हो गया था, मगर उसे इम्प्रूवमेंट का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो अपने बारे में और जान ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों, पर उसे अपनी सोल के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। परेशान होकर जियन अपने कमरे से बाहर आ जाता है। वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर खड़ी थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर जियन चौंक जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, मैं बस तुमसे मिलने आई थी। ये सुनकर जियन कहता है, तुम क्या कुछ खास बात थी? तो लिटिल फेरी डॉक्टर नाराज़गी दिखाते हुए कहती है, क्या मैं तुमसे ऐसे मिलने नहीं आ सकती हूँ? इस पर जियन अपना सिर खुजाने लगता है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने के लिए वहीं में पास में बैठ जाते हैं। जियन देखता है जब से लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन कंट्रोल में आया है तब से वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी है और अब उसके चेहरे पर कभी कभी तो मुस्कान भी दिख जाती है, जो अक्सर दिखा नहीं करती थी। इस बात से जियन भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। आखिर लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी। जियन पूछता है, क्या तुम्हारी पॉइजन बॉडी पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में आ गई है? इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती हैं, हाँ, लगभग वो मेरे कंट्रोल में आ गई है। मैंने उसे कंट्रोल करना सीख लिया है। अभी के लिए मेरा जो भी पॉइजन है मैंने उसे कैद कर रखा है और मैं उसे अपनी मर्जी के अनुसार कंट्रोल कर सकती हूँ। पर जहाँ तक मुझे लगता है अभी भी मैं उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। अभी भी मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है जिसके दम पर मैं इसे कंट्रोल कर पाऊँ। इस पर जियन थोड़ा सोचते हुए कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, मैं तुम्हारी यहाँ तक ही मदद कर सकता था क्योंकि मेरे पास भी इतनी नॉलेज थी। अब आगे जो भी करना है वो तुम्हें अपने दम पर करना है। तुम्हें खुद सीखना होगा कि आखिर इस पॉइजन को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपना सिर हाँ में हिला देती है। वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझती थी। जियन को देखते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी देर तक सोचने लगती है, जिसके बाद उससे एक सवाल पूछती है, जियन, क्या तुमने यूनर को क्वीन मेडुसा के बारे में बता दिया है? ये सुनकर जियन थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद वो थोड़ा परेशान हो जाता है, पर आखिरकार वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ये बात मैं यूनर से ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाऊँगा, इसीलिए अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं उसे ये बात बता दूँगा और मेरे हिसाब से यही करना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं ये बात उसे छिपाऊँगा तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। जियन को अभी भी थोड़ी परेशानी थी कि कहीं यूनर ये बात जानकर उससे दूर ना हो जाए, मगर जियन यूनर से ये बात छुपाना भी नहीं चाहता था। अचानक से जियन के मन में ख्याल आता है और वो सोचने लगता है, उस टाइम पर अगर क्वीन मेडुसा सच में प्रेग्नेंट थी तो उसने तो अभी तक एक बच्ची को जन्म दे भी दिया होगा। कैसी दिखती होगी मेरी बच्ची, मैं कब उससे मिल पाऊँगा? ये सोचकर जियन थोड़ा निराश हो जाता है। भले ही उस टाइम पर वो फादर बनने के लिए रेडी नहीं था, पर अब वो अपनी बेटी को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाने वाला नहीं था। आखिर में वो उसी की बेटी थी और वो उसे अपना मुंह नहीं मोड़ सकता था। जियन को परेशान देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर उसका मन बहलाने के लिए कहती है, जियन, क्या तुम्हें याद है आज से कुछ सालों पहले जब हम पहली बार मिले थे तब हम लोग इसी तरह खुले आसमान के नीचे बैठकर बातें किया करते थे? इस पर जियन भी हाँ में सिर हिला देता है। उसे सच में याद था, वो अभी तक ये बातें भूला नहीं था। यह देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर को नींद आ जाती है, जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर वहीं सो जाती है और जियन आसमान को घूरते हुए सोचने लगता है, 3000 बर्निंग फ्लेम आसमान में पैदा हुई है तो वो ज़रूर आसमान में ही कैद होगी, वो ज़रूर पिल सिटी के आसमान में ही कैद होगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।